बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां 44 दिनों के बाद चुनाव होने, लेकिन उससे पहले बड़ी टूट हुई है। जिन आंदोलनकारी छात्रों की वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की पार्टी को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। उन्हीं आंदोलनकारी छात्रों ने एक पार्टी बनाई, नाम था नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी, जिसने बांग्लादेश में बदलाव की बात की। अब वही एनसीपी कट्टरपंथी जमात की गोद में जाकर बैठ गई है। एनसीपी ने जमात इस्लामी से गठबंधन कर लिया है, जिसके बाद बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटीजन्स पार्टी में बड़ी टूट हुई है। एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी के प्रमुख चेहरा डॉक्टर तस्नीम ज़ारा ने एनसीपी से अलग होने का ऐलान किया। 30 से ज्यादा नेताओं ने नाहिद इस्लाम को पत्र लिखकर गठबंधन तोड़ने की सलाह दी। उन्होंने बकायदा कहा कि यह गठबंधन लोकतांत्रिक भावना और पार्टी के मूल्यों के खिलाफ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। हिंदुओं पर नॉन स्टॉप अटैक हो रहा है। ताज़ा मामला बांग्लादेश के फिरोजपुर की है। यहां पर जिहादी जमातियों ने हिंदुओं के घरों को फूंक दिया, जिंदा जलाने की कोशिश हुई है। इससे पहले भी हिंदुओं के घरों को फूंका गया था। 18 दिसंबर को दीपू दास को जिंदा जलाना, चटगांव में शील फैमिली का घर जला देना, अब फिरोजपुर में हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई। और शोएब रजा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। शोएब, जिस तरीके का गठबंधन इस छात्र संगठन से पार्टी बने हुए अगर यूं कहे कि एक डेमोक्रेटिक चेहरा दिखाने की दुनिया को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर जाकर जमात से अगर वो गठबंधन कर लेते हैं तो लोकतंत्र कैसे बहाल होगा? अल्पसंख्यकों की रक्षा कैसे होगी? अब खुद उनके अपने लोग उन्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शुरुआत से ही ये बात रही है मीनाक्षी। अगर बांग्लादेश की राजनीति को आप देखें शेख हसीना के बाद से, तो मैं पहले से भी कहता रहा हूँ, अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद जो नई पार्टियाँ, खासतौर पर एनसीपी जो बनाई गई और जो जमात है, आप पूरे आंदोलन में आप देखेंगे जो शेख हसीना के खिलाफ था वहाँ पर, तो जो ढाका यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए छात्र थे या दूसरे जो युवा थे, उन्होंने ही बाद में आकर, इन्होंने पहले आंदोलन चलाया, शेख हसीना को हटाया, उसके बाद फिर पार्टी बना ली वहाँ एनसीपी, और जमात के लोग भी उस पूरे आंदोलन में शामिल थे, सबको पता है। तो अलग जमात पहले से चुनाव लड़ने की बात कहती रही है वहाँ पर, लेकिन एनसीपी जब बनाई गई तो दोनों तरफ लोग वही है, दोनों तरफ दोनों पार्टियों में लोग उसी तरह के हैं, एक ही सोच के लोग हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं। और अब बांग्लादेश के लोगों के सामने एक विकल्प बीएनपी का बचता है। हालांकि उसका भी अगर हम इतिहास देखते हैं तो वो अवामी लीग के मुकाबले ना तो उतनी लिबरल उस ख्याल की है, ना ही भारत के साथ उसके जब खालिदा जिया सत्ता में रही है, भारत के साथ भी उतने अच्छे ताल्लुकात उसके नहीं रहे हैं। तो कोई विकल्प ये शोएब, आपकी बातों से मैं ये समझ पा रही हूँ, हिंदुओं के लिए इधर कुआं तो उधर खाई वाली परिस्थिति बनी हुई है। लेकिन अब देखते हैं चुनाव में कौन सी पार्टी की स्थिति क्या रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बांग्लादेश में एक तरफ कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इनकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हजारों कट्टरपंथी बांग्लादेश की सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। भारी दबाव के बाद यूनुस सरकार ने 10 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने और 12 फरवरी से पहले सुनवाई पूरी कर लेने का दावा किया। दूसरी तरफ इनकलाब मंच हादी के हत्यारों पर फैसला 30 दिनों के अंदर चाहता है। इस बीच यूनुस सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक बार फिर से भारत पर को टारगेट करना शुरू किया। ढाका पुलिस की तरफ से कहा गया कि हादी के हत्यारे जो हैं वो भागकर मेघालय आ गए। बांग्लादेश पुलिस के इस दावे को बीएसएफ ने सिरे से खारिज कर दिया। সীমান্ত পার করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে 18 दिसंबर को छात्र जनता आंदोलन के संयोजक उस्मान हादी की हत्या के मामले में 2 मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख सीमा पार कर मेघालय के रास्ते तुरा शहर में प्रवेश कर चुके हैं। हमें ये जानकारी औपचारिक सूत्रों से मिली है कि मेघालय पुलिस ने भारत में इन आरोपियों की मदद करने वाले 2 हैंडलरों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द प्रत्यर्पित किया जाए, ताकि हम उन्हें बांग्लादेश लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा कर सकें। তারা ইতোমধ্যে পুত্তি ও স্বামীকে গ্রেফতার করেছে।
जो अभी आप बांग्लादेश का वर्जन भी सुन रहे थे, उसमें खुद वो ये कह रहे हैं कि अनौपचारिक सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली। जब आपके सूत्र ही औपचारिक नहीं है, वहां पर ही कोई जानकारी पुख्ता नहीं है, तो भारत पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? जबकि उमर हादी खुद ये कह रहा है कि ये तो यूनुस सरकार की वजह से उनके भाई उस्मान हादी की जान गई है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सट्टेबाज आजाद खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। मोहन सरकार का बुलडोजर आजाद खान के होटल पर चलेगा। सट्टेबाज ने आजाद पैलेस होटल अवैध कब्जा करके बनाया। आज आजाद खान के काले साम्राज्य पर सरकारी हथौड़ा चलेगा। आजाद खान पर नगर पालिका से बिना अनुमति निर्माण और नियमों का पालन न करने का आरोप है। नगर पालिका ने पहले ही होटल मालिक को नोटिस जारी कर सूचित किया था। आजाद का असली कारोबार सट्टा और जुआ, कल्याण सट्टा, रतन सट्टा जैसे नाम से फैला था। सट्टेबाज ने फर्जी एक्सचेंज भी बनाया था। इसके अलावा नकली मेटल कमोडिटी का बिजनेस भी उसका था। सरकार अब आजाद के खिलाफ फुल एक्शन मोड में है। आजाद कमजोर लोगों की जमीन पर पहले कब्जा करता था। इसके साथ ही वो सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनियां बनाकर लोगों को बेचता था। आजाद के सट्टे का जाल केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं था। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, दुबई और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की कराची तक इसके तार जुड़े हुए हैं। अशोकनगर जिले में आजाद खान नाम का व्यक्ति लगातार अनर्गल गतिविधियों में संलिप्त था। प्रशासन ने सख्ती के साथ कार्रवाई की है और हमारे संज्ञान में आया कि आजाद खान एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाता था। मैंने निर्देश दिए हैं तुरंत उसके सभी ट्रांजैक्शन को, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी गई है। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ जुड़ गए इस खबर पर। अजीब सी विडंबना है, नाम आजाद और काम कब्जा करने का। अनुराग, क्या क्या कार्रवाई हुई है अभी तक इस पूरे मामले में? देखिए, मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जो सट्टा व्यवसायियों में से एक माने जाते हैं आजाद, और कनेक्शंस उनके जो हैं वो न केवल सट्टे और जुए के जरिए मुंबई के कल्याण का सट्टा हो, रतन का सट्टा हो या एमसीएक्स जैसी कमोडिटी के अपने बॉक्सेस बनाकर ऑनलाइन सट्टा खिलवाना, ये एक बड़ा कारोबार रहा है और लंबे समय से चिन्हित। आपने जैसा कहा, अभी तक आजाद रहे। ये आजाद निश्चित तौर पर रसूखदारों का जो कहीं ना कहीं है, इन्हें समर्थन मिला था। यही वजह है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं नगर पालिका पीछे है, लेकिन ये 2 मंजिला आलीशान भवन बनाया गया, ये होटल बनाया गया। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हमने मूवी केजीएफ में देखा है, उसका जो नायक रहता है या जो प्रोटोगनिस्ट है वो केजीएफ की तरफ पे पूरी की पूरी एक साम्राज्य खड़ा करता, उसी तरीके से इन्होंने भी एक केजीएन करके एक अपना बैंक जो है, जो सहकारी क्रेडिट सोसाइटी होती है केजीएफ की तरफ पे, केजीएन बनाया था, जिसपे अभी हमने सुना कि जो सहकारिता मंत्री है मध्य प्रदेश के विश्वास सारंग, उन्होंने तत्काल उसके तमाम जो ट्रांजैक्शंस पर हैं वो रोक लगाई, क्योंकि ये माना जा रहा था और मानकर चल रही है सरकार की जो सट्टेबाजी ऑनलाइन थी, जिसके चलते यहां पर तमाम लोग जो जुड़े हुए थे, न केवल तार मध्य प्रदेश के तमाम जिलों तक बल्कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नेपाल, तमाम जगह से अभी मामले सामने आ रहे हैं। उसका नतीजा, उसकी जो अवैध काली कमाई का नतीजा है, ये बड़ा जो होटल है, कुछ ही घंटों बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कठोर नियम और आदेश के बाद। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस ऑनलाइन जो सट्टेबाजी थी, चाहे वो कल्याण से लेकर रतन सट्टे से कनेक्शन हो, फर्जी एमसीएक्स के डब्बे बनाकर लोगों को जोड़कर जो ये सट्टे का कारोबार चला रहे थे, उसके चलते माना जा रहा है कि 2 लोगों ने, यहाँ के जो सोनी परिवार के लोग थे, उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या भी कर ली थी, जिसके बाद जो है गिरफ्तार किया गया आजाद को। और उसका भाई जो राशिद चिन्ना है वो इस वक्त फरार है। लेकिन माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा सट्टा व्यवसायी फलता फूलता रहा, सरकार को तमाम रसूखदारों के चलते समझा जा सकता है भनक भी नहीं। यही वजह है कि ये 2 मंजिला बिल्डिंग समेत या इसका दूसरा पहलू ये भी है अनुराग की प्रशासन और पुलिस को सब पता होता है, अब कार्रवाई कब करनी है ये वो तय करते हैं या सरकारें तय करती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अनुराग। और अब बड़ी खबर जयपुर से है, जहां चौमू हिंसा को लेकर एक के बाद एक एक्शन हो रहा है। पठान मोहल्ले के
पत्थरबाजों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। चौमू बवाल के मामले में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। आज पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चल सकता है। अब तक 34 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चौमू के पठान मोहल्ले में अब भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ये पूरा मामला और ये पूरा फसाद एक मस्जिद के बाहर रखे हुए पत्थरों से शुरू हुआ। कलंदरी मस्जिद के बाहर करीब 100 फीट का अतिक्रमण था। बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। ये विवाद करीब 40 साल पुराना बताया जा रहा है। नगर निगम कई महीनों से मस्जिद कमेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी। गुरुवार को अतिक्रमण हटाने पर सहमति भी बन गई थी। जैसे ही शुक्रवार तड़के 3 बजे प्रशासन की टीम पत्थर हटाने के लिए पहुंची तो भीड़ बेकाबू हो गई। पठान मोहल्ले से पत्थरों की बारिश होनी शुरू हो गई। पुलिस ने पत्थरबाजों को घसीट कर गिरफ्तार किया और अब बुलडोजर भी तैयार है। यूपी मॉडल इस वक्त राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, जहां पत्थरबाज वहां पर पीले पंजे का प्रहार। हिंसा के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई। पठान मोहल्ले में दबिश दी। रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया। भारी संख्या में जवानों को साथ लिया गया। आला अधिकारी मौके पर रहे। एक एक कर लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ा गया। चौमू कस्बे में बस स्टैंड के पास एक मस्जिद है जिसका नाम कलंदरी है। इस मस्जिद के बाहर कई सालों से बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता था। नगर निगम ने गुरुवार को मस्जिद कमेटी के साथ बैठक की और उन पत्थरों को हटाने को लेकर सहमति बनी। मगर जब नगर निगम की टीम उन पत्थरों को हटाने पहुंची तो उपद्रवियों ने पत्थरों से हमला कर दिया। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आज क्या कार्रवाई होनी है? अब तक कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? पूरी डिटेल बताइए। देखिए 19 लोगों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। आज और जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उनको भी कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। बहरहाल 10 से ज़्यादा लोग नामजद हैं और लगभग 25 लोग अभी तक के गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी 20 लोग फिलहाल जो चिन्हित किए गए हैं वो वहाँ से फरार हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि जो अवैध अतिक्रमण करके रखा था उसको हटाया जाएगा हर हालत में, लिहाजा किसी भी सूरत में अशांति फैलाने की कोशिश ना करें। बहरहाल इंटरनेट जो सस्पेंड हो रखा था, इंटरनेट खोल दिया गया है। अभी फिलहाल स्थिति वहां पर शांत है, लेकिन जिन पत्थरबाजों ने पुलिस पर पत्थर चलाया है उनकी प्रॉपर्टी का असेसमेंट किया जा रहा है कि अगर कोई इंक्रोचमेंट किया या इलीगल इंक्रोचमेंट करके रखा है अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा, ये बता दिया जा चुका है। और फिलहाल जो अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं उनको कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अभी बड़ी खबर आ रही है बिहार के रोहतास से, जहां जमीन को लेकर खूनी जंग छिड़ गई। खेत मानो जंग का मैदान बन गया। दोनों पक्षों से पुरुष और महिलाओं ने जबरदस्त संग्राम किया। इस दौरान फायरिंग में एक शख्स की जान गई। कई लोग बंदूक से लैस होकर आए थे। कई राउंड फायरिंग हुई। ये वारदात नासरीगंज थाना इलाके के अतमी गांव में हुई। पहले तस्वीर आप देखिए, फिर आगे की खबर बताते हैं। हाथों में डंडा भी है, हाथों में कट्टा भी है। फायरिंग हुई, कई राउंड फायर हुए और इसी फायरिंग के दौरान अरविंद सिंह नामक एक शख्स को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल हो गई। और धर्म नगरी काशी का एक वीडियो इस वक्त चर्चा का सबब बना हुआ है। यहाँ कुछ जापानी टूरिस्ट गंगा में डुबकी लगाना चाहते थे, तभी कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल। ये वीडियो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन का बताया जा रहा है। कुछ जापानी लड़के और लड़कियां दशामशेक घाट पर डुबकी लगाने पहुंचे थे। उनमें से एक युवक ने सेंटा की कैप पहन रखी थी, जिसको देखकर वहां के मौजूद लोग भड़क गए और उनके साथ वहां बदतमीजी हुई। ये मामला इतना बढ़ा कि उन सैलानियों को वहां स्नान के बगैर वहां से जाना पड़ा।
ये लोग दरअसल डुबकी लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी लोगों ने उन्हें रोक दिया, डांट डपट करने लगे। सेंटा कैप की वजह से उन जापानी सैलानियों का विरोध किया गया। काफी देर तक कहासुनी भी होती रही और आखिरकार इन सैलानियों को वहां से भगा दिया गया। इस मामले में पुलिस का कहना यह है कि दोनों पक्षों में कंफ्यूजन हो गया था, जिससे दूर किया गया। हालांकि यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ये टूरिस्ट सेंटा कैप के साथ डुबकी लगाना चाहते थे, तभी उन्होंने कैप पहन रखी थी। और ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसका संज्ञान लिया गया है और इसकी जांच के लिए जो है जो लोकल टीम है उसको भेजा गया। ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है 25 दिसंबर का, जिसमें कि जो दो पक्ष हैं उनमें किसी बात की कन्फ्यूजन हो गई और उसको लेकर कहासुनी हुई। दोनों पक्षों के द्वारा फिर एक दूसरे से माफी मांगी गई। इस बात की शिकायत थाना स्थानीय पर किसी पक्ष के द्वारा नहीं की गई और जैसा लोगों के द्वारा बताया गया कि जो बात कन्फ्यूजन हुई थी उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगते हुए अपने गंतव्य स्थल को चले गए। अब खबर रीलबाजी से जुड़ी हुई। रीलबाजी का जुनून लोगों के कैसे सिर चढ़कर बोल रहा है, इसके लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। ये तस्वीर भोपाल से आई है, जहां वीआईपी रोड की रेलिंग पर एक सिरफिरा स्टंट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। नीचे बड़ा सा तालाब है और ऊपर ये रेलिंग है जिस पर वो स्टंट कर रहा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल हो रही हैं। जरा सी इस शख्स से अगर चूक हो जाती तो ये सीधे नीचे तालाब में जा गिरता। ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन भी माना जाता है। पुलिस का दिन रात यहाँ पहरा होता है, फिर भी ये रीलबाज अपनी कलाबाजियां दिखाने में यहाँ पर कामयाब हो गया। और नए साल के मौके पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। जश्न में हुड़दंग ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि हुड़दंग और उत्पात मचाने वालों पर नकेल कसी जा सके। कनॉट प्लेस जैसे पॉश इलाके में ड्रिंक एंड ड्राइव, गाड़ियों के कागजात की चेकिंग, ये सब हो रहा है। इस दौरान लापरवाही बरतने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। मसलन यही कुछ तस्वीरें देख लें। एक गाड़ी जिसकी खिड़कियों पर लोग बैठे हुए हैं, दूसरी गाड़ी है उसकी सनरूफ खुली हुई है, वहां पर इस तरीके की तस्वीरें आई। अगली खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां एक बड़ा हादसा हुआ। बाइक से जा रहे एक शख्स के पास अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। ब्लास्ट के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों के मुताबिक बाइक सवार कुएं में ब्लास्टिंग का काम करता है, यानी कुएं को खोदने के लिए जो ब्लास्ट किया जाता है उसके लिए ब्लास्ट का मटेरियल वो लेकर के जा रहा था। उसके पास बड़ी मात्रा में डेटोनेटर थे, लेकिन रास्ते में ही डेटोनेटर में ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी खुद की जान चली गई। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उस समय सड़क पर बवाल मच गया जब दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से दनादन लात घूंसे चलने लगे। जिसे जो मिला उसने सामने वाले पर उसी से हमला कर दिया। बहुत देर तक दोनों पक्षों के बीच में ऐसे ही हाथापाई होती रही। बीच बचाव करने के लिए महिलाएं पहुंची, तब कहीं जाकर ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद महिलाओं के बीच बचाव करने पर मामला शांत हो जाए, लेकिन तब भी ये मारपीट नहीं रुकी। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से है, जहां नैनीताल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। हाईवे पर अचानक एक ट्रक बोलेरो के ऊपर पलट गया। ट्रक के नीचे दबने से बोलेरो के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बोलेरो पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था। ये ट्रक देखिए आप, बोलेरो गाड़ी के ऊपर पलट गया और ड्राइवर की मौके पर ही। वो तो गनीमत ये कि इसमें भूसा ही भरा था, कोई हैवी लोडेड ट्रक होता तो और बुरी हालत होती। लेकिन बोलेरो में का जो ड्राइवर है उसकी इस हादसे में मौत हो गई है।